वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 17 जो कि 17 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हम संसाधन एवं उनके विकास, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, धारणीय विकास क्या होता है, धारणीय विकास का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसी चैप्टर से अगला हम पार्ट पढ़ेंगे संसाधन, और इससे रिलेटेड जो संसाधन कैसे संरक्षण किए जाएं और इनके लिए क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। अब देखिए, 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। इसके तत्वावधान में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ पे कई देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे उनको बुला करके मीटिंग की गई थी, जिससे एजेंडा 21 पारित किया गया। अब एजेंडा 21 क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी उस समय क्या था कि पर्यावरण की क्षति बहुत ज़्यादा होने लगी थी, गरीबी थी, रोग थे, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि समान हित, पारस्परिक आवश्यकता और सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी, इन सबको मिला करके सब अपनी सबकी जिम्मेदारी होगी, पारस्परिक हितों का ध्यान रखा जाएगा, सब पारस्परिक ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा, और इन सबको मिला करके पर्यावरण में जो हुई क्षति है, रोग हैं और गरीबी से निपटने का प्रयास सारे देश एक साथ मिलकर करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब सही भी है, पिछली भी वर्कशीट में हमने महात्मा गांधी का ये कथन पढ़ा था कि लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती है। कोई व्यक्ति का पेट भरा जा सकता है, लेकिन वह पेटी भरने लगे तो यह जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ज़रूरत क्या है, हमारी जितनी सीमित ज़रूरतें हम उतना ही पूरा करें, लेकिन अगर प्रकृति से हम उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करके भंडारण करने लगेंगे, अत्यधिक उपयोग करने लगेंगे, तो क्या होगा, वह हानिकारक होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करेगा। अब आगे मानचित्र पर चलते हैं, देखते हैं भू उपयोग। अब यहाँ देखिए भूमि के उपयोग के कुछ दिए गए हैं कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो वन के लिए होता है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बहुत सारी ऐसी भूमि होती हैं जो कृषि के लिए अनुपलब्ध होती हैं। कुछ परती भूमि होती हैं, आप अगर गांव में रह रहे होंगे जहां परती, जहां खेती बाड़ी नहीं होती, इसे पड़ी हुई हैं, चारागाह के रूप में उपयोग हो रही हैं। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसमें से भी शुद्ध यानी जिस क्षेत्र में बुआई की गई है, जितने क्षेत्र में, वो शुद्ध बोया क्षेत्र कहलाता है। तो ये भूमि के उपयोग हो गए। अब भू निम्नीकरण के कारण क्या क्या है? खनन, अतिचारण। खनन कैसे? अब जाहिर सी बात है, जब खनन होगा तो खनन से क्या होगा, जितने दूर में खनन होगा वहाँ के वन काटे जाएंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत बर्बाद हो जाएगी, और जो वहाँ से अयस्क निकलेंगे उनके साथ बहुत सारे प्रदूषक या और भी रसायन निकलते हैं। तो आसपास की भूमि पे जहाँ वो रखे जाते हैं, या उनका पानी के द्वारा या हवा के द्वारा परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वो जाके ज़मीन की मृदा पे जहाँ भी रहते हैं उसको प्रदूषित करते हैं, मृदा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। अतिचारण होता है, अति सिंचाई से भी। औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है? औद्योगिक प्रदूषक जो भी होते हैं, चाहे औद्योगिक प्रदूषक में जल हो गया, अपशिष्ट हो गया, और जो माल निकलते हैं यहाँ से
वो सब चीज़ें हो गई, जो कूड़ा करकट हो गया, ये क्या होते हैं जहाँ भी जाएंगे। जैसे जल को प्रदूषण करेगा और जिस स्थान की ज़मीन से होता हुआ जाएगा वहाँ के आसपास की ज़मीन को प्रदूषित करता है, मृदा को जहरीला या पानी को भी जहरीला बना देता है। और इसके अलावा जो इससे अपशिष्ट निकलते हैं वो कहीं न कहीं फेंक दिए जाते हैं, तो अपने आसपास की जो ज़मीन है उसको क्या करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति, उसमें जहरीले रसायन का रिसाव होता है और जो मृदा होती है वो अनुपयोगी हो जाती है, यानी उसका जो गुणवत्ता होती है वो ख़राब हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ये भी क्या करेंगे, हम इनका उपयोग करके फेंक देते हैं, तो जहाँ मिट्टी में जाते हैं ये सैकड़ों साल तक ऐसे रहते हैं और मृदा को निम्नीकृत करते हैं, प्रदूषित करते हैं। वन का उन्मूलन तो पता ही। तो छात्रों, ये भूमि के निम्नीकरण के कारण हैं। अब उदाहरण देखते हैं कि औद्योगिक भू प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी ही हमने उदाहरण दिया है, जैसे जल कैसे उत्तरदायी है, इसके अपशिष्ट और इसके उत्पाद। तो जैसे हमने बताया है वही आपको लिखना है कि जल जो अपशिष्ट होता है वो क्या करता है कि आसपास की जो मृदा है उसको निम्नीकृत करता है, उसमें बहुत सारे रसायन छूट देता है, रिसाव होता है, जिससे वहाँ की मृदा जो है प्रदूषित हो जाती है, गुणवत्ता उसकी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही जो अपशिष्ट होते हैं वह भी मृदा में जाके मृदा के जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनको ख़राब करते हैं और मृदा की गुणवत्ता को ख़राब कर देते हैं। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन से मतलब है संसाधनों का समान रूप से प्रबंधन, जिससे कि भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान की विकास को किया जा सके। इसके अंतर्गत हर क्षेत्र में संसाधनों का समान वितरण किया जाता है। तो संसाधन नियोजन यही है कि जहाँ पे ज़्यादा चीज़ है वहाँ से लेके दूसरे जगह जहाँ पे कम है उसको वितरित किया जाए। वही है, यहाँ पे भी आप सिंपल से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है संसाधन नियोजन कहलाता है। ये सबसे सिंपल हो गया। अगला है एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था कि समान हित, सबके उत्तरदायित्व और यहाँ देखिए पारस्परिक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व से पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान करना, ये इसका उद्देश्य था। चौथा प्रश्न है, यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली अपितु यह हमें आने वाली पीढ़ी से उधार ले ली रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणी विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तब सतत पोषणी विकास का मतलब क्या है? देखिए अक्सर यह पृथ्वी हमने अपने पूर्वजों से, यानी क्या है, इससे पहले हमारे पूर्वज थे वो चले गए, तो हमने क्या किया, यह पृथ्वी हमें मिल गई है, लेकिन हमने उधार नहीं ली है, मतलब हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार ली है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पुरखे थे वो हमारे ऊपर छोड़ गए हैं कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं इसको रहने योग्य, यानी ये आने वाली पीढ़ियों की उधारी हमारे ऊपर है। इसलिए पृथ्वी को हम यहाँ के जो संसाधन हैं, प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक हों, जैवीय हों, अजैव, जो भी संसाधन हो, नवीकरणीय हो, उनका केवल नियोजित प्रयोग करें, उतना ही उपयोग करो जितना हमारे लिए ज़रूरी हो और विकास के लिए ज़रूरी हो। बाकी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखें, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, धारणीय विकास नहीं करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाला समय है और भी भयानक होगा और पृथ्वी पर जीवन, बहुत सारे जीवों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। उत्तर आपको फिर इसे अपने शब्दों में लिख के जमा करा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।